हेलो स्टूडेंट, मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डिप्लोमा लेक्चर में। तो हम सभी सॉइल मैकेनिक्स का जो सीरीज़ है वो चल रहा है। उस सीरीज़ में हमने चैप्टर नंबर 3 तक सभी टॉपिक्स को कवर कर लिया। अगर कोई भी टॉपिक छूट गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वैसे हमारे हिसाब से सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया गया है। अगर अभी तक आपने उसको नहीं देखा, उन सारे वीडियोज़ को नहीं देखा है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी को प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आप प्लेलिस्ट पर जाके सारी वीडियोस को देख सकते हैं। आज ये नेक्स्ट लेक्चर है सॉइल मैकेनिक्स का, जिसमें हम नेक्स्ट चैप्टर के बारे में बात करेंगे। क्या नेक्स्ट चैप्टर है? फ्लो ऑफ वाटर थ्रू सॉइल, मतलब फ्लो ऑफ वाटर थ्रू सॉइल, जिसको हम परमेबिलिटी बोलते हैं, पारगम्यता बोलते हैं। सॉइल में से जल का प्रवाह, सॉइल के थ्रू जल का प्रवाह, ये हमारा आज का चैप्टर, जिसको पारगम्यता बोलते हैं। आपकी बुक में अगर देखें तो पारगम्यता नाम से चैप्टर है, लेकिन अगर सिलेबस में देखते हैं तो वहाँ पे इस नाम से मिलेगा कि फ्लो ऑफ वाटर थ्रू सॉइल्स। ठीक है, इस नाम से आप सभी को सिलेबस में मिल जाएगा। तो आज हम इसको शुरू करते हैं। तो आप सभी अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के बीच में शेयर ज़रूर कीजिए। तो शुरू करते हैं आज के लेक्चर को और देखते हैं कि इसमें क्या हमको परमेबिलिटी चैप्टर में क्या पढ़ना है। जैसे कि आपको क्या परमिएबिलिटी, सबसे पहला वर्ड आ रहा है क्या? फ्लो मतलब बहना, आप जानते हैं, वाटर भी जानते हैं, वाटर के बारे में भी पढ़ चुके हैं, क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, सॉइल के बारे में पढ़ रहे हैं, सॉइल के जनरल क्लासिफिकेशन और सॉइल के डेफिनेशन, इन सब के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम परमिएबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे, क्या पारगम्यता के बारे में आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि पारगम्यता होता क्या है। ठीक है, पारगम्यता, परमिएबिलिटी, अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो इसके नाम से ही इसकी डेफिनेशन हम बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं उसको हम देखते हैं। पारगम्यता, अगर पारगम्य हम लिखते हैं, पार मतलब आर पार हो जाना, आर पार किसके? सॉइल के। ठीक है, और गम्य मतलब जाना, संस्कृत का वर्ड है गम्य। गम्य मतलब जाना, गच्छ मतलब जाना। गच्छ का एक क्या करते हैं, एक रूप होता है। जैसे संस्कृत में आप जब पढ़ते हैं, लकार पढ़ते हैं, तो वहाँ पे गम्य एक आ जाता है, एक वर्ड आता है लकार में। तो गम्य मीन्स क्या हो जाता है? जाना, मतलब आर पार जाना। सॉइल के अगर पानी आर पार चली जा रही है तो वही उसकी परमिएबिलिटी कहलाएगी। परमिएबल होता है। ठीक है, मतलब सॉइल, अगर ये कोई सॉइल का पिंड है ठोस, और इसमें से पानी यहाँ डालते हैं, और ये पानी अगर यहाँ से निकल जाता है, ठीक है, कुछ इस तरह से, ऐसे ऐसे, कुछ ऐसे भी निकल जाए, अगर कुछ निकल जाता है इस तरह से पानी, तो ये क्या हमारा परमिएबल सॉइल कहलाएगा। क्या? परमिएबल, पारगम्य सॉइल कहलाएगा। अगर इस सॉइल को इतना कॉम्पैक्ट कर देते हैं कि इसके वाइड्स जो होते हैं वो एकदम ख़त्म हो जाते हैं, जबकि 100% वाइड्स कभी ख़त्म नहीं होते हैं। लेकिन अगर मान लेते हैं, जैसे कोई भी, जैसे हम सोम जब पढ़ते हैं तो वहाँ पे पढ़ा जाता है कि कोई भी मटेरियल ऐसा नहीं होता है जो एकदम रिजिड होता है। ठीक है, रिजिड कोई नहीं होता, उसको मान लिया जाता है। प्रैक्टिकली जब उसको हम करते हैं तो मान लेते हैं। उसी तरह से इसको भी मान लेते हैं कि पूर्णता या मतलब वाइड्स इसमें से ख़त्म हो चुके हैं। जब वाइड्स इसमें नहीं रहेंगे तो ये क्या? परमिएबल हो जाएगा। ठीक है, इम्परमिएबल, सॉरी, जब इसमें वाइड्स नहीं रहेंगे, पानी आर पार नहीं जा पाएगा, तो वो इम्परमिएबल कहलाएगा, मतलब अपारगम्य, मतलब उसके आर पार पानी नहीं जा पा रहा है, तो वो हमारा इम्परमिएबल सॉइल कहलाएगा। और अगर पानी आर पार चला जा रहा है तो वो परमिएबल सॉइल हमारा कहलाता है। ठीक है, तो ये क्या हो? परमिएबिलिटी की डेफिनेशन होगी। अगर इसकी डेफिनेशन लिखना चाहे, पारगम्यता मृदा का वह गुण है, ये एक प्रकार का क्या प्रॉपर्टी होती है, एक प्रकार की सॉइल की ये प्रॉपर्टी होती है। क्या? पारगम्यता। तो पारगम्यता मृदा का वह गुण है जिसके कारण जल इसके रंध्रों से, मतलब वाइड से होकर आर पार चला जाता है। ठीक है, इसके वाइड से होकर आर पार क्या होता है? चला जाता है। तो वही इसकी प्रॉपर्टी होती है पारगम्यता। अब हम बात करते हैं पारगम्यता की आवश्यकता। ठीक है, पारगम्यता की आवश्यकता कहाँ और कब कैसे पड़ती है उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, बात करते हैं हम पारगम्यता
की आवश्यकता के बारे में कि ठीक है। मृदा की पारगम्यता जो निम्न कार्यों में आवश्यक होती है, कब आवश्यक होती है, जैसे कुछ ऐसे कार्य होंगे जहाँ पे क्या होती है मृदा सॉइल की पारगम्यता जरूरी होती है और कुछ जगह जरूरी नहीं होती है। तो कहाँ पे आवश्यक होती है इसकी परमिएबिलिटी, ये परमिएबल होना आवश्यक होता है, वहाँ पे उसकी बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग हमारी क्या हो जाएगी, यूटिलिटी ऑफ परमिएबिलिटी। यूटिलिटी ऑफ परमिएबिलिटी मतलब कि पारगम्यता की आवश्यकता। पारगम्यता की आवश्यकता हमको कहाँ कहाँ होती है और कहाँ कहाँ नहीं होती है, उसके बारे में बात करते हैं। तो बांध में से अथवा बांध के नीचे से रिसने वाले जल की मात्रा ज्ञात करने के लिए, ठीक है, जब कोई भी हम डैम बनाते हैं, डैम कुछ इस तरह से बनाते हैं हम, ठीक है। इधर क्या होता है, हमारा पानी भरा होता है। अब क्या होगा, पानी यहाँ भरा हुआ है, अब पानी यहाँ से रिस कर क्या होता है, इस पार जाता है। ठीक है, तो इसकी क्वांटिटी फाइंड आउट करने के लिए कि कितनी पानी रिस कर इस तरफ से इस तरफ जा रही है, तो वो हमारी वहाँ पे परमिएबिलिटी की ज़रूरत को जानने की आवश्यकता हमको पड़ती है। ठीक है, परमिएबिलिटी जानने की आवश्यकता वहाँ पे हमको पड़ती है। ठीक है, क्या इससे बांध में से अथवा बांध के नीचे से, बांध में से या फिर कहीं अंदर से भी जा सकती है। अगर ये कम्पैक्ट, वैसे जब डैम हम बनाते हैं तो डैम को कुछ इस तरह से हम बनाते हैं कि वो पानी रिसने ना पाए, उसको इम्परमिएबल बनाना चाहिए। लेकिन बाई चांस अगर क्या होता है पानी रिसके जाता, तो कितना पानी रिस कर जा रहा है उसकी क्वांटिटी ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, हमको पारगम्यता की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, पहले हम पॉइंट्स लिख लेते हैं, फिर एक एक पॉइंट्स को आपको अच्छे से समझाते हैं। ठीक है, बांध में से या बांध के नीचे से रिसने वाले जल की मात्रा ज्ञात करना। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया कि बांध में से या फिर बांध के नीचे से रिसने वाले जल की मात्रा ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं हम, परमिएबिलिटी को जानना वहाँ पे हमको आवश्यकता होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारी गहरी खाइयों में से निकलने वाले पानी के लिए आवश्यक पंपों की सामर्थ्य एवं संख्या। इस कारण हम कहीं से पानी अगर खोद रहे हैं, पानी निकालने की कोशिश कर रहे हैं, हैंडपंप हमको लगाना है, या फिर कहीं बहुत बड़ा गड्ढा खोद दिया गया, उसमें से अगर पानी निकल रही है, या फिर हमको कहीं से पानी निकालने की बाई चांस अगर ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, तो वहाँ पे हमको जानने की ज़रूरत है कि सॉइल कितना परमिएबल है। ठीक, कितना पानी वहाँ से आ सकता है। ठीक है, क्या कितना पानी वहाँ से निकल के आ सकता है बाहर, और कितना जैसे क्या होगा, अगर कम पानी आएगा तो हमको वहाँ पे एक हैंड पंप या फिर जो भी ट्यूबवेल लगाने की ज़रूरत पड़े एक लगाएंगे, अगर ज़्यादा पानी रिसन हो रहा है तो कई लगाएंगे। ठीक है, तो ये सब जनरली जो ट्यूबवेल लगाते हैं, ये चीज़ खेतों को सींचने के लिए या फिर यहाँ सब लगाते हैं, तो उनके लिए भी क्या करते हैं, हम परमिएबिलिटी को जानते हैं, पहचानते हैं, पढ़ते हैं। ठीक है, गहरी खाइयों से पानी निकालने के लिए गहरी खाइयों से पानी निकालने के लिए आवश्यक पंपों की सामर्थ्य, कितने सामर्थ्य का हमको पंप लगाना है, आवश्यक पंपों की सामर्थ्य तथा संख्या ज्ञात करने के लिए कितने सामर्थ्य का पंप लगाना। जैसे आप देखते होंगे क्या होता है, आप जब पंप खरीदने जाते होंगे 1 हॉर्स पावर 2 हॉर्स पावर ऐसे पंप आता है, 2.5 हॉर्स पावर 3 हॉर्स पावर। ठीक है, उस हिसाब से कितने सामर्थ्य का हमको वहाँ पे पंप लगाना है, उसकी भी जानकारी हमको क्या होती है, परमिएबिलिटी से पता चलती है, संख्या ज्ञात करने के लिए, और कितने हॉर्स पावर के कितने पंप लगेंगे
इसके लिए क्या करते हैं, हमको परमेबिलिटी की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट क्या जाता है कि भौम जल तल को नीचा करने के लिए जल निकास नाली बनाने के लिए, ठीक है। भौम जल तल जैसे क्या वाटर जो लेवल होता है, ठीक है, क्या वाटर लेवल और वाटर टेबल में बहुत अंतर होता है। ये हम आपको किसी एक पार्टिकुलर वीडियो में अच्छे से बताएंगे, यहाँ पे अभी पढ़ते हैं, ठीक है। ग्राउंड वाटर टेबल जो होता है, क्या ग्राउंड वाटर टेबल को नीचा करने के लिए, ग्राउंड वाटर टेबल को नीचा करने के लिए, ठीक है, ये हो गया थर्ड नंबर। फोर्थ नंबर क्या होगा, सिंचाई के लिए बनाई गई नहरों से रिसकर व्यर्थ जाने वाले पानी की मात्रा ज्ञात करनी। जैसे सिंचाई के लिए हम पानी जो नहर बनाते हैं, नहरों से क्या होगा, मिट्टी की नहर होती है, अगर वो लाइन कैनाल नहीं है, अनलाइन कैनाल है, ठीक है। आपने जब पढ़ा होगा इरिगेशन इंजीनियरिंग, वहाँ पे हमने दो तरह का कैनाल पढ़ा था, एक लाइन कैनाल, दूसरा अनलाइन कैनाल, ठीक है। तो अगर अनलाइन कैनाल मतलब कि वो कच्ची नहर है, तो वहाँ से क्या होगा, जाहिर सी बात है पानी रिसेगी। उस रिसने वाले रिसकर पानी जो व्यर्थ जा रहा है उसकी मात्रा ज्ञात करना, कितना पानी व्यर्थ जा रहा है, ठीक है। उसी हिसाब से क्या करेंगे, एक मिनट, नहरों से व्यर्थ रिसने वाले पानी की मात्रा ज्ञात करने के लिए, ये हो गया फोर्थ पॉइंट। इसी तरह फिफ्थ पॉइंट क्या हो जाएगा, फिफ्थ पॉइंट हमारा हो जाएगा बांधों एवं तटबंधों में जो पाइपिंग, ठीक है, पाइपिंग एवं उत्थान जो क्या होता है, अपलिफ्ट रोकने के लिए निस्यंदक अभिकल्पन, ठीक है, उसका डिजाइन करेंगे कि उसमें अपलिफ्ट प्रेशर लगता है। अपलिफ्ट मतलब ऊपर की तरफ प्रेशर, पानी का जो ऊपर की तरफ प्रेशर लगता है वो अपलिफ्ट प्रेशर कहलाता है, ठीक है। और पाइपिंग वही रिसकर पानी जो जाता है डैम के एक तरफ से दूसरी तरफ, पानी जो रिसकर जाता है वो पाइपिंग प्रक्रिया कहलाती है, पाइपिंग हमारा सिस्टम कहलाता है, ठीक है। उसके लिए अभिकल्पन करने के लिए, फिर संरचनाओं के निस्संदन की गति मतलब रेट ऑफ सेटलमेंट ज्ञात करने के लिए कि जो संरचना हमारी कितना परमिएबल सॉइल है, कितना इम्परमिएबल। अगर परमिएबल सॉइल है तो क्या होगी, वो ज़्यादा सेटल करेगी, जो स्ट्रक्चर बना रहे हैं वो सेटल कर जाएगा। लेकिन अगर इम्परमिएबल सॉइल है तो वो क्या होगा, सेटल नहीं करेगा, ठीक है। वो क्या होगा, सेटल ज़्यादा नहीं करेगा, बहुत थोड़ा बहुत माइनर क्या होगा सेटल करेगा, जिससे स्ट्रक्चर पर कोई हमारा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो उसको ज्ञात करने के लिए भी क्या करते हैं, हम परमिएबिलिटी की जाँच करते हैं, ठीक है। संरचनाओं के निस्संदन की दर ज्ञात करने के लिए, ठीक है। क्या पहला क्या होगा, बांध में से या फिर बांध के नीचे से रिसने वाले पानी की मात्रा ज्ञात करने के लिए। नेक्स्ट होगा गहरी खाइयों से पानी निकालने के लिए आवश्यक पंपों की सामर्थ्य, कितने सामर्थ्य हमको वहाँ पे पंप और कितने नंबर्स ऑफ पंप की जरूरत लगेगी उसके लिए। फिर ग्राउंड वाटर टेबल को नीचा करने के लिए, फिर नहरों से व्यर्थ रिसने वाले पानी की मात्रा ज्ञात करने के लिए, फिर संरचनाओं के निस्संदन की दर ज्ञात करने के लिए। इन सब के लिए क्या करते हैं हम, परमिएबिलिटी की हमको ज़रूरत पड़ती है इन सबको ज्ञात करने के लिए, ठीक है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, हमारा सीपेज फोर्स आता है, ठीक है। क्या होता है, यहाँ पे बार बार आप देख रहे हैं कि रिसन की बात हो रही है, किसकी, रिसन की बात हो रही है। बार बार आप अगर देखेंगे, ये ग्राउंड टेबल को नीचा करने के लिए, ये रिसने के लिए निस्संदन मतलब ये बार बार रिसन की बात हो रही है। तो ये क्या होता है, रिसन मतलब रिस कर एक तरफ से दूसरी तरफ जाना। रिसकर मतलब अगर कहीं पे उसको वाइड्स मिलते हैं, वाइड्स जहाँ से वो जा सकता है, ठीक है। अब आप जैसे अगर गेट खुला है तो ही बाहर जाएंगे ना, वैसे पानी के लिए क्या होता है, अगर वाइड्स है तो ही वो अंदर जाएगा, नहीं तो अंदर नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये फोर्स लगाता है, कुछ फोर्स लगाता है। जैसे अगर कोई हल्का पार्टिकल है, जैसे एक पार्टिकल इधर है, एक पार्टिकल मान लेते हैं ये है, ठीक है, इधर से पानी ये बह रहा है और यहाँ पे मान लेते हैं स्पेस है, तो ये क्या होगा, इस पे क्या होगा, प्रेशर लगाएगा और इसको ढकेल देगा, तो यहाँ तक पानी क्या होगा, चला आएगा। जहाँ तक उसको स्पेस मिलेगा वो
चला आएगा। तो वो सीपेज फोर्स जिसको हम क्या रिसन बल बोलते हैं वो क्या होता है उसके बारे में अब हम देखते हैं। ठीक है, सीपेज फोर्स की अगर बात करते हैं तो सीपेज फोर्स क्या होता है। ये चैप्टर आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत बढ़िया नंबर देकर अगर जाता है, अगर आपको ये चैप्टर के बारे में अच्छी नॉलेज है, अच्छा जानकारी है, अच्छे से आपने पढ़ा हुआ है चैप्टर। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं सीपेज फोर्स की। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं रिसन बल, रिसन बल या फिर रिसन दाब बोल सकते हैं। क्या, रिसन बल। ठीक है, अगर रिसन बल की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा कि जब क्या होगा मिट्टी में से क्या होता है पानी रिसता है। ठीक है, जब क्या होगा, जब पानी मिट्टी में से रिसता है तो मृदा कण उसके प्रवाह में रुकावट डालते हैं। ठीक है, अब सॉइल होगा हमारा, क्या होगा, ये सॉइल है। अब कुछ ना कुछ तो फोर्स जाहिर सी बात है वाटर के पास होगा, वाटर के पास कुछ ना कुछ फोर्स होगा। अगर थोड़ा सा भी वो आगे देखेगा ना, आगे वो वीक है जो सॉइल हमारा, जिससे आप अगर वीक नहीं रहेंगे, आपके पास थोड़ा सा भी, अगर आप कितने भी मतलब कमज़ोर है लेकिन आपके पास थोड़ा तो फोर्स रहे कि आप किसी को डांट सकते हैं, अपने पास ना आने दें, आप उससे आगे बढ़ सकते हैं। ठीक, तो सॉइल के पास इतना तो फोर्स होता है कि वो सॉइल के कण को, वाटर के पास इतना फोर्स होता है कि वो सॉइल के कण को धकेल के आगे बढ़ सकता है। तो वही जो फोर्स होता है, क्या, जब पानी मृदा से रिसता है तो मृदा उसके कणों में जो इसके प्रवाह में क्या होता है रुकावट डालती है। अब ये सॉइल यहाँ पे बह रहा है। ठीक है, अब ये पार्टिकल क्या होगा, इसके आगे आ रहा है, ये पार्टिकल इसके आगे आ रहा है, तो क्या होगा, जिस कारण उसके कणों पर दबाव पड़ता है। जब ये पार्टिकल भाई इसके आगे आ, इधर से वाटर बह रहा था, ये पार्टिकल एक इसके आगे आ रहा था, अब ये क्या होगा, इस पर फोर्स लगाएगा इस पार्टिकल पर, ये पार्टिकल हटेगा तब ये फिर आगे बहेगा, फ्लो होगा। तो पानी द्वारा जो मृदा के कणों पर ये फोर्स लगाया जा रहा है, जितना भी फोर्स लगाया जा रहा है, ठीक है, उसको क्या बोल देते हैं हम, अगर हम PS बोल देते हैं, ठीक है, तो वही हमारा क्या सीपेज फोर्स कहलाता है, फिर ठीक है रिसन बल कहलाता है। पानी मृदा के कणों पर पानी द्वारा लगाया गया बल, मृदा के कणों पर पानी द्वारा लगाया गया बल सीपेज फोर्स कहलाता है। मृदा के कणों पर पानी द्वारा लगाया गया फोर्स सीपेज फोर्स कहलाता है। अगर इसकी डेफिनेशन लिखना चाहे तो एक लाइन में डेफिनेशन ये हो जाती है कि मृदा के कणों पर पानी द्वारा लगाया गया फोर्स रिसन बल कहलाता है, सीपेज फोर्स कहलाता है। ठीक है, तो आई होप कि सीपेज फोर्स आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब अगर सीपेज फोर्स हमको ज्ञात करना हो, सीपेज फोर्स कैसे ज्ञात करेंगे, तो PS से अगर सीपेज फोर्स प्रेशर ऑफ सीपेज या फिर फोर्स ऑफ सीपेज की बात करते हैं तो गामा डब्लू क्या है, ये डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू क्या होगा H क्या हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, सीड्स, हेड सीड्स, ये वाटर का जो सीड्स है वो हमारा हो जाएगा क्या H, कितना गहरा वाटर है, मतलब कितनी ऊंचाई तक वाटर भरा हुआ है। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं हम, ये लेंथ से क्या करते हैं, इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो गामा W इंटू H/L और इंटू L, तो H/L हमारा क्या होता है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। ठीक है, तो I गामा WL PS बराबर ये हमारा एक फार्मूला निकल के आ जाता है। ठीक है, I गामा WL ये हमारा I हाइड्रोलिक ग्रेडियंट हो जाता है। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या होता है, अगर हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या होता है, मान लेते हैं ये कंटेनर हमारा पास है, यहाँ तक इसमें पानी भरा हुआ था, ठीक है, और ये पानी यहाँ से यहाँ तक आया, ये कितना मान लेते हैं H1 मान लेते हैं, क्या H1 मान लेते हैं, और ये हमारा क्या हो जाएगा H2 हो जाएगा। तो
ये हमारा H1 माइनस जो H2 होता है, मतलब कि जो शीर्षों का अंतर होता है, ठीक है, वाटर कहाँ तक भरा हुआ पहले और बाद में प्रेशर लगने के बाद वो वाटर कहाँ तक है, वही हमारा हाइड्रोलिक ग्रेडियंट कहलाता है। कि कितना शीर्षों का जो अंतर होता है वही हमारा हाइड्रोलिक ग्रेडियंट कहलाता है, जिसको हम H/L से लिखते हैं। ये हमारा आई हाइड्रोलिक ग्रेडियंट होता है, ठीक है। आपको हाइड्रोलिक ग्रेडियंट जानने की ज़रूरत यहाँ पे थोड़ा सा जानने की ज़रूरत है, ठीक है। ये हमारा हाइड्रोलिक ग्रेडियंट होगा। तो आई गामा डब्ल्यू एल ये हमारा हो गया क्या, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये तो केवल एक पार्टिकल पे होगा, एक पार्टिकल पे क्या होगा, इतना फोर्स हमारा लगाएगा क्या, पानी। एक पार्टिकल, ये जो पार्टिकल था, इस पार्टिकल पे फोर्स कितना लगा, आई गामा डब्ल्यू एल। अगर ए एरिया, इसका जो एरिया है इसको हम ए मान लेते हैं, तो कितना लगा देगा, इसे मल्टीप्लाइड बाई ए कर देंगे हम, ठीक है। कितना, मल्टीप्लाई बाई ए हो जाएगा, ठीक है। अब अगर एक इकाई आयतन पर ज्ञात करना हो हमको, तो L इंटू ए हो जाएगा। तो एल ए कैंसिल हो जाएगा, आई गामा डब्ल्यू हमारा बचेगा। अगर इकाई आयतन, इसका आयतन V मान लेते हैं, तो इस आयतन V पर आई गामा डब्ल्यू क्या होगा, ये फोर्स लगाएगा कौन, वाटर। ये हमारा क्या हो गया, सीपेज फोर्स। कितना सीपेज फोर्स लगाएगा, अगर इकाई आयतन है तो आई गामा डब्ल्यू लगाएगा, ठीक है। इसको अगर हम लिखना चाहें तो ये तो हमने आपको समझा दिया, अगर आप अच्छे से लिखे हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, पी एस बराबर गामा डब्ल्यू इंटू एच। अब एल से ऊपर नीचे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड करने से, पी एस बराबर H/L इंटू एल इंटू गामा डब्ल्यू। ये हमारा हाइड्रोलिक ग्रेडियंट हो गया, इंटू एल इंटू गामा डब्ल्यू। If area of soil solid is A, then PS I L gamma W into A, और if force is applied whole volume of soil, क्या हो जाएगा, पी एस बराबर आई एल गामा डब्ल्यू इंटू ए डिवाइडेड बाई एल इंटू ए। पी एस बराबर आई गामा डब्ल्यू, ये हमारा फार्मूला निकल के आ जाता है। जो ये रिसन फोर्स, सीपेज फोर्स होता है, ये किस पर डिपेंड करता है, एच, गामा डब्ल्यू और एल, इन तीन पर क्या करता है, ये हमारा सीपेज फोर्स डिपेंड करता है, ठीक है। ये क्या हुआ, सीपेज फोर्स की बात हो गई। अब हम बात करते हैं क्विक कंडीशन, ठीक। क्विक कंडीशन क्या होता है, द्रुत दशा, उसकी बात करते हैं। क्या द्रुत दशा मतलब क्विक कंडीशन क्या होता है, अब इसके बारे में बात करते हैं। तो अगर इसकी बात करें, जो अपलिफ्ट प्रेशर क्या होता है, मतलब ये अगर इसे उत्थापन दाब जिसको बोलते हैं, अपलिफ्ट प्रेशर की वजह से जो कोहेजनलेस सॉइल होती है, ठीक है, या एक प्रकार की क्या होती है, क्विक कंडीशन एक प्रकार की
ऐसी कंडीशन होती है जिसमें अगर कोहेजनलेस सॉइल जो हमारे जैसे सैंड हो गई जिसमें कोहेजनलेस होता है, जो कोहेजनलेस होता है जिसमें कोहेजन 0 होता है, अगर इस प्रकार की कोई सॉइल है उसमें जो अपलिफ्ट प्रेशर लगता है, अपलिफ्ट प्रेशर के कारण क्या होता है उसके इफेक्टिव प्रेशर क्या होता है 0 हो जाता है। तो वही हमारा कोई कंडीशन कहलाता है। अगर किसी क्या डेफिनेशन लिख सकते हैं, अगर किसी कोहेजनलेस सॉइल पर अपलिफ्ट प्रेशर लगता है, अपलिफ्ट प्रेशर के कारण, ठीक है, कोहेजनलेस सॉइल पर अपलिफ्ट प्रेशर के कारण उसका जो इफेक्टिव प्रेशर होता है वो शून्य हो जाता है, तो वही उसकी कंडीशन कहलाती है। ठीक, क्या क्विक कंडीशन कहलाती है। ठीक है, तो क्विक कंडीशन के बारे में इतना बहुत है, मतलब ठीक है। आई होप कि इससे ज़्यादा आपको जानने की जरूरत बहुत ज़्यादा नहीं है क्विक कंडीशन के बारे में। ठीक है, अगर ज़रूरत होगी तो आप कमेंट कीजिएगा, हम बताएंगे आप सभी को क्विक कंडीशन के बारे में। और फिलहाल बहुत ज़्यादा जानकारी हमको क्विक कंडीशन के बारे में नहीं है, इतना है जितना हम आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, आगे हम आपको बता देंगे। जैसे हम देखिए आप सभी से कोई चीज़ छुपा के नहीं रखना चाहते, आप लोग हमारे साथ हैं तो सब कुछ है हमारे पास। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसके, डार्सी लॉ आता है। क्या डार्सी लॉ हम बाद में पढ़ेंगे, सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं, उसके पहले पढ़ लेते हैं कि जो पारगम्यता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, मतलब कि जो हमारी परमेबिलिटी होती है उसको कौन से कारक इफेक्ट करते हैं, मतलब कौन कौन से ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी परमेबिलिटी को इफेक्ट करती है वो। ठीक है, उसके बारे में हम जान लेते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग द परमेबिलिटी, हेडिंग क्या हो जाएगी, फैक्टर्स अफेक्टिंग द परमेबिलिटी, पारगम्यता को प्रभावित करने वाले कारक। अगर पारगम्यता को प्रभावित करने वाले कारक की बात हम करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो मृदा किस किस्म का है उसके बारे में हम बात करते हैं कि मृदा किस किस्म का है, पारगम्यता उस पर निर्भर करेगी कि जैसे क्या पारगम्यता काफ़ी सीमा तक मृदा किस्म उस स्थान के मौसम, जल संबंधी भूवैज्ञानिक परिस्थितियों पर निर्भर करती है। मृदा की किस्म हमने आपको कई प्रकार की मृदा पढ़ाई है। मृदा जैसे ब्लैक कॉटन सॉइल हो गई और मरीन सॉइल हो गया, और हमने आपको बताया था कि जैसे सैंडी सॉइल हो गया। किस प्रकार की मृदा है, वो किस किस्म की मृदा है, उस पर क्या होती है हमारी परमेबिलिटी निर्भर करती है। वो हमारा जो जैसे अगर सैंडी सॉइल है तो वो क्या होगा, उसकी परमेबिलिटी ज़्यादा होगी। अगर वो कोहेसिव सॉइल है तो परमेबिलिटी कम होगी, कोहेजनलेस सॉइल है तो परमेबिलिटी ज़्यादा होगी। अगर इसी प्रकार जैसे हमने आपको बताया कि इस सब पर क्या होगी, परमेबिलिटी इन सब के द्वारा इफेक्ट होती है। अगर वही ना कह रहे हैं कि अगर कोहेसिव सॉइल है, ठीक है, कोहेसिव सॉइल है तो परमिएबिलिटी उसकी कम होगी, वो कम परमिएबल होगा, वो इम्परमिएबल होगा। लेकिन अगर कोहेजनलेस सॉइल है, सैंडी सॉइल है तो वो इम्परमिएबल नहीं, परमिएबल वो हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले क्या हो जाएगी, मृदा की किस्म। ठीक है, सबसे पहले हेडिंग। नेक्स्ट हेडिंग क्या हमारे पास आती है, पानी के गुण। पानी कैसा है, पानी का गुण कैसा है, उसकी विस्कोसिटी कैसी है। पानी का गुण मतलब विस्कोसिटी की बात उसकी की जा रही है कि वो कितना विस्कस है, कितनी तेज वो फ्लो कर सकता है। ठीक है, अगर उसकी विस्कोसिटी अधिक होगी तो वो फ्लो नहीं कर पाएगा, कम मतलब जब फ्लो नहीं कर पाएगा तो परमेबिलिटी उसकी कम हो जाएगी जहाँ पे वो फ्लो करेगा, जहाँ पे उसको फ्लो कराया जाएगा। जब वो विस्कस ज़्यादा है तो वहाँ पे उसकी परमेबिलिटी कम हो जाएगी। और ठीक है, अगर कम विस्कस है तो वो नॉर्मल बहेगा, ज़्यादा उस पर प्रेशर डालेगा मिट्टी पर, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा कि पानी के गुण पर भी क्या करता है हमारा परमेबिलिटी, पानी के गुण के कारण भी परमेबिलिटी अफेक्ट करती है।
पानी की गुण। थर्ड कंडीशन क्या हो जाएगी, रिक्त अनुपात, वाइड रेशियो। वाइड रेशियो, अगर ज़्यादा वाइड्स हैं, जो सॉइल है, सॉइल में वाइड्स की मात्रा ज़्यादा है तो वो परमीबल होगा, पानी बहुत तेज फ्लो करेगा, और अगर वाइड्स की मात्रा कम है तो वो इम्परमेबल होगा। ये जाहिर सी बात है, आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए वाइड रेशियो में। ठीक है, नेक्स्ट मानी जाती है रंध्रों के आकार व माप। नेक्स्ट, शेप एंड साइज ऑफ वाइड्स। वाइड्स कितना बड़ा, कितने बड़े बड़े वाइड्स हैं, कितने छोटे छोटे वाइड्स हैं, इन सब भी क्या करेगा, परमेबिलिटी हमारी प्रभावित करेगी। ये सब भी क्या करते हैं, परमेबिलिटी प्रभावित करेगी। अगर छोटे साइज के मतलब कि वाइड्स हैं उसमें, तो वो परमेबल होगा, मतलब धीरे धीरे वो रिस्कर बहेगा। और अगर वाइड्स की साइज, जो वाइड्स की साइज है वो बड़ा होगा तो वो तेज़ी से फ्लो कर जाएगा, मतलब कि उसकी वो परमेबल ज़्यादा हो जाएगा। तो इस प्रकार इससे भी आपको सभी को कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा पास आता है संतृप्त और सैचुरेशन, डिग्री ऑफ सैचुरेशन 5। क्या डिग्री ऑफ सैचुरेशन, संतृप्त मात्रा। संतृप्त मात्रा किस प्रकार से करते हैं, जैसे सैचुरेशन, हमने आपको डिग्री ऑफ सैचुरेशन बताया था क्या, कि कितना सैचुरेट हुआ है। ठीक है, वाइड्स वी, ठीक है, कितने वाइड्स में VW, कितना वाइड्स में कितना पानी चला गया, कितना सैचुरेट हो गया है, तो वही हमारा क्या कहलाता है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन कहलाता है। ठीक है, तो अगर वाइड्स में क्या होगा, पानी चला जाएगा, पूरा भर जाएगा, तो वो क्या होगा, वो उस प्रकार का होगा हमारा परमेबल। अगर वो फुली सैचुरेटेड है, ठीक है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन उसका हाई है, तो वो कम परमेबल होगा, और डिग्री ऑफ सैचुरेशन कम है तो वो परमेबल ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसी प्रकार क्या हो जाता है, अधिशोषित जल। ठीक है, मृदा कणों के चारों ओर उपस्थित अधिशोषित जल, जो उसका एब्जॉर्बेशन वाटर, एब्जॉर्ब्ड वाटर होता है, वह स्वतंत्र जल के प्रवाह में अवरोध पैदा करता है। जो एब्जॉर्ब्ड वाटर होगा, वो जो फ्री वाटर होगा, उसके फ्लो में क्या करेगा, अवरोध उत्पन्न करता है, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, वो भी क्या होता है, एक तरह से परमेबिलिटी को प्रभावित करता है, प्रभावित करने वाले कारकों में से वो भी एक हो जाता है। ठीक है, आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, अधिशोषित जल। अधिशोषित जल, ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा। तो ये कुछ फैक्टर्स होते हैं जो परमेबिलिटी को इफेक्ट करते हैं, परमेबिलिटी को प्रभावित करते हैं, जो परमेबल और इम्परमेबिलिटी, जो परमेबिलिटी और इम्परमेबिलिटी के उसके सॉइल की प्रॉपर्टी को कम ज़्यादा करते हैं। तो ये कुछ टॉपिक हैं जिनको आप अच्छे से देख लीजिए एक बार। ठीक है, आई होप कि आपको इतना अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट आज के लिए बस इतना रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो आप सभी को नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा, नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको डार्सी लॉ के बारे में पढ़ाएंगे। डार्सी लॉ क्या होता है, और फिर कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी क्या होता है, जिसको हम के से प्रदर्शित करते हैं। कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी क्या होती है, फिर वहाँ पे आपको सीपेज वेलोसिटी के बारे में बताया जाएगा। सीपेज फोर्थ के बारे में हमने पढ़ लिया, आप क्या पढ़ेंगे, सीपेज वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में, सीपेज वेलोसिटी क्या होती है। ठीक है, वही जिससे क्या होगा, हमने सीपेज फोर्थ पढ़ लिया, और वो कितनी तेज़ फ्लो कर रहा है, उसकी जो वेलोसिटी हो जाएगी वही हमारी सीपेज वेलोसिटी कहलाती है। मतलब कि रिसन वेग, कितनी वेग से, कितने चाल से, जैसे चाल वेग आप जानते हैं, तो कितनी वेग से वो फ्लो कर रहा है, वो किस पर डिपेंड करेगा, वाइड रेशियो पर, शेप एंड साइज, डिग्री ऑफ सैचुरेशन, इन सब पर क्या होगा, वो डिपेंड करता है। तो इन सब के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में आप सभी से बात करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में डार्सी लॉ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।